बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में सरिता अपने पति किशोर दास के साथ रहती थी। अभी दोनों की नई नई शादी हुई थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सरिता मां बनने वाली थी और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है और सरिता बच्चे को जन्म देते समय ही अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। किशोर दास अपनी नवजात बच्ची को हाथ में उठाता है, उसका नाम गुनगुन रखता है और बहुत रोता है और सोचता है कि इतनी छोटी बच्ची बिन माँ के कैसे रह सकती है। इसलिए वह कुछ दिन बाद उर्मिला नाम की एक औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। 1 साल बाद उर्मिला भी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वह रानी रखती है। उर्मिला अपनी बेटी के जन्म के बाद गुनगुन को पूरी तरह से भूल जाती है, जैसे उसकी कोई और भी जिम्मेदारी है। बस रानी से ही प्यार करती और गुनगुन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। ऐसे ही एक दिन गुनगुन अपनी सौतेली माँ के पास आती है और कहती है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मनहूस, तू पूरे 5 साल की होगी, अभी भी तुझसे खुद खाना लेकर खाया नहीं जाता। जब देखो मेरे पास आ जाती है, माँ ये दे दो, माँ वो दे दो। मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? मैं अपनी बेटी को ना संभालूं? मैं 24 घंटे तेरे ऊपर ही ध्यान रखती रहूं कि मनहूस ने खाना खाया नहीं खाया, दूध पिया या नहीं पिया। चल जा, किचन में कुछ पड़ा होगा, जाकर खा ले। सारी नींद खराब कर दी। मनहूस तो दूसरी जिंदगी में मनहूसियत फैलाने के लिए ही बची है, वरना अपनी माँ के साथ तू भी मर चुकी होती। अपनी माँ को तो खा गई, पता नहीं डायन कितने लोगों को खाकर दम लेगी। माँ, मैं किचन में देखकर आ गई, कुछ भी नहीं है। दूध आपने रानी को पिला दिया और खाना जो आपने बनाया था वह आपने और पिताजी ने खा लिया। माँ, कुछ बना दीजिए ना, बहुत तेज भूख लगी है। जा मनहूस, पानी पीकर सो जा। तूने क्या मुझे अपनी नौकरानी समझा है जो मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी और महारानी को खिलाऊंगी? सुबह नाश्ता बनेगा तो खा लेना। और हाँ, अगर नाश्ते के टाइम पर तू समय पर नहीं आई तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। समझ आ रही है ना? अब जा यहाँ से मनहूस। मम्मी, मेरा पिज्जा खाने का बहुत दिल कर रहा है, जल्दी से ऑर्डर करके मंगाइए ना। अरे मेरी प्यारी बिटिया को पिज्जा खाना है? पिज्जा क्या, मैं बर्गर, चाउमीन, मोमोज ये सब कुछ अभी ऑर्डर करके मंगा देती हूँ। मेरी प्यारी बेटी कुछ खाने का दिल करे और मैं उसके लिए ना मंगाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी प्यारी बिटिया रानी, रुक जा, अभी ऑर्डर करती हूँ। ऐसा कहकर उर्मिला रानी के लिए पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज यह सब कुछ ऑर्डर कर देती है। कुछ समय बाद यह सब चीजें आ भी जाती हैं। बेचारी गुनगुन 5 साल की बिन माँ की बच्ची अपनी सौतेली माँ का यह जुल्म सह रही थी। रानी और उर्मिला गुनगुन के सामने पिज्जा, बर्गर यह सब खा रही थी और वह भूखी बस उनका मुंह ताक रही थी और अपने रूम में जाकर पानी पीकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ, क्या कोई इतना जालिम हो सकता है कि जितनी मेरी सौतेली माँ है मेरे लिए जानबूझकर खाना नहीं बनाती ताकि मैं खाना ना खा सकूं, ना ही दूध बचा कर रखती है, सब खत्म कर देती है। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब उनका दिल चाहता है तब मुझे एक रोटी खाने के लिए देती है। देखिए अपनी बेटी के लिए कैसे पिज्जा, बर्गर यह सब मंगाया और मैं भूखे पानी पीकर अपना गुजारा कर रही हूँ। पिताजी को भी कुछ नहीं बता सकते, उन्होंने मेरे लिए ही दूसरी शादी की। जब उन्हें पता चलेगा तो कितना दुख होगा। पिताजी कितनी मुश्किलों से समोसे बेचकर घर का गुजारा करते हैं और माँ और उन पैसों को उड़ा देती है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था माँ। ऐसा कहकर गुनगुन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर देखते देखते सो जाती है। अगले दिन गुनगुन जल्दी उठती है ताकि उसे नाश्ता मिल सके, लेकिन उर्मिला तो उर्मिला थी, वह जानबूझकर गुनगुन को भूखा रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और हमेशा गुनगुन के साथ ऐसा ही होता। 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे खाने के लिए मिलता। गुनगुन स्कूल जाने के साथ घर के सारे काम भी करती, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, सफाई, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सभी काम। और रानी बस अपने दोस्तों के साथ घूमती, शॉपिंग करती, पार्टी करती। रानी को बस एंजॉय करने का ही पता था। और अब गुनगुन 15 वर्ष की हो चुकी थी और रानी 14 वर्ष की। ऐसे ही एक दिन किशोर दास समोसे बेचकर घर वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु। कुछ लोग उसकी डेड बॉडी घर लेकर आते हैं, जिसे देखकर गुनगुन बहुत ज्यादा रोती है। तभी उर्मिला गुनगुन को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस,
मनहूस, मुझे तो पहले ही पता था तू डायन है, डायन। पता नहीं कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले अपनी माँ को खा गई और अब पिता को। मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। मेरी बेटी से उसका पिता, वह समोसे बेचकर आते थे तो घर का गुजारा चलता था। अब तो कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। मनहूस, अपनी मनहूसी से तूने यह क्या कर दिया? मम्मी, मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? ये नौकरानी है ना, जैसे पिताजी समोसे बेचते थे अब ये बेचेगी और हमारे लिए पैसे कमाएगी। उर्मिला और रानी को पैसों की टेंशन हो रही थी कि अब कौन कमाएगा, कैसे कमाएगा। और उधर गुनगुन को अपने पिता का खोने का बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। कुछ समय बाद किशोर दास का दाह संस्कार हो जाता है। तभी उर्मिला गुनगुन से कहती है, मनहूस, अब घर में कोई कमाने वाला तो रहा नहीं। जो एक जरिया था वह तेरी मनहूसियत से हमें छोड़कर चला गया। अपने पिता की तरह तो भी समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर समोसे बनाना, उन्हें बेच कर आना। और ये मत सोच लेना समोसे बेचकर आने से तेरी छुट्टी हो जाएगी। घर के कामों से, घर के सारे काम भी तू ही करेगी। कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना, सफाई करना, हमारे लिए नाश्ता बनाना, फिर आकर हमारे लिए खाना भी बनाना, यह सब तू ही करेगी। समझ रही है ना? माँ, यह तो गलत है। आपको पता है समोसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। रात भर जगकर समोसे बनाऊंगी, सुबह फिर उन्हें बेच कर आऊंगी और फिर घर के इतने सारे काम, आपके लिए नाश्ता, खाना, यह सब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं अभी 15 साल की ही तो हूँ और इन सब में मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इस समय मुझे स्कूल जाने का तो समय मिलेगा ही नहीं। तो किसने कहा है कि तू स्कूल जाएगी? आज से तेरा स्कूल जाना बंद। स्कूल की फीस, कितने सारे खर्चे होते हैं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए तेरा स्कूल जाना बंद। कौन सा तू कलेक्टर बन जाएगी? चुपचाप हमारे लिए समोसे बेच, पैसे कमा और घर के काम कर, यही तेरी औकात है। बेचारी गुनगुन क्या कर सकती थी? उसे अपनी सौतेली माँ की बात माननी पड़ती है। अब गुनगुन रात भर जाकर समोसे बनाने की तैयारी करती और सुबह उन्हें बेचने जाती और समोसे बेचकर आने के बाद जो पैसे मिलते अपनी सौतेली माँ को दे देती और फिर उसके बाद घर के सारे काम करती। अपनी सौतेली माँ और बहन के लिए नाश्ता बनाती, खाना बनाती, कपड़े धोती, इस्त्री करती, सफाई करती और इन सबके बीच गुनगुन की पढ़ाई बहुत पीछे छूट जाती है। ऐसे ही एक दिन गुनगुन समोसे बेच रही थी, तभी उसके पास 6 से 7 बच्चे आते हैं जो फटे पुराने कपड़ों में होते हैं, बिल्कुल गरीब। तभी वह गुनगुन से कहते हैं, दीदी दीदी, आपके समोसे में से तो बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, पेट के चूहे और ज्यादा दौड़ रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यह समोसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, एक बार खाकर तो देखो। और ज्यादा महंगे भी नहीं है, सिर्फ 5 रुपए का एक। बताओ तुम सबके लिए कितनी प्लेट लगाऊं? दीदी, हम जैसे अनाथ और गरीब बच्चों की किस्मत में समोसे खाना खरीदना कहाँ लिखा है? हम तो सिर्फ महक ही सूंघ सकते हैं और कुछ नहीं। आपको पता है हमने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, तभी तो पेट में इतनी ज्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। समोसों की महक सूंघकर अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं। मासूम बच्चों का यह जवाब सुनकर गुनगुन की आंखें बाहर आती हैं और वह तभी सभी बच्चों के लिए 2-2 समोसों की 1-1 प्लेट बनाती है और उनसे कहती है, प्यारे बच्चों, तुम्हें महक सूंघने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन्हें खाकर टेस्ट भी कर सकते हो और तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह लो और पेट भरकर समोसे खाओ। मुझे पता है तुम्हें फ्री में समोसे खिलाने की मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेरी सौतेली माँ मेरी बहुत पिटाई करेंगी, हो सकता है कि वह मुझे घर से भी बाहर निकाल दे, लेकिन मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही। यह लो, इन्हें खा लो। दीदी दीदी, आप कितनी अच्छी हो, काश दुनिया में सब लोग आप जैसे हो। हम जैसे गरीब और अनाथ कभी भूखे नहीं रहेंगे, हमें समय समय पर खाना मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समोसे देने के लिए। गुनगुन बच्चों को समोसे खाते देख बहुत खुश होती है और जो समोसे बेचकर कमाई होती है वह जाकर अपनी सौतेली माँ को दे देती है। इतने थोड़े पैसे देखकर उर्मिला आग बबूला हो जाती है और वह बेचारी गुनगुन की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और कहती है, मनहूस, आज तो तू सारे समोसे बेच कर आई है, लेकिन फिर भी इतने कम पैसे, पूरे 20 समोसों के पैसे कम हैं। बता वह पैसे कहाँ हैं? मुझसे पैसे बचा कर रखेगी, मुझसे झूठ बोलेगी। जल्दी मुझे पैसे दे, वरना मैं तेरी सारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी मुझे पैसे देती है या नहीं? माँ, आपको पता है आज मेरी दुकान पर गरीब बच्चे आए थे और उनके पास समोसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मुझसे उनकी भूख देखी नहीं गई, बस इसलिए उन्हें फ्री में समोसे खिला दिए। माँ, भूखे बच्चों को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है।
मम्मी देखो तो इस नौकरानी को कैसे पुण्य कमाने की पड़ी है। आपका तो इसने सारा नुकसान ही कर दिया। हमारी खुशी से जलती है ये नौकरानी। हाँ बेटा, कह तो बिल्कुल सही रही है। यह मनहूस हमारी खुशियों से जलती है, लेकिन इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। आज रात तू घर के अंदर नहीं रहेगी, बाहर रहेगी और 5 दिन तक तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। यही तेरी सजा होगी। हमारे लिए खाना बना और घर से बाहर निकल जा। बेचारी गुनगुन खाना बनाती है और घर से बाहर निकल जाती है। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश शुरू हो जाती है। बेचारी गुनगुन बारिश में भीगती रहती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। तभी उसके पास एक बहुत ही सुंदर परी आती है और वह गुनगुन से कहती है, गुनगुन तुम्हारी सौतेली माँ तो सच में बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है। मैं हमेशा परी लोग से पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ और उन लोगों को ढूंढती हूँ जिनका दिल साफ हो और हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैंने देखा किस तरह तुमने उन गरीब बच्चों की मदद की। तुम यह जानती थी कि इस मदद की तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन गुनगुन, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह लो जादुई पर्स, इसके अंदर तुम जब भी हाथ डालोगी तुम्हारा हाथ खाली नहीं आएगा। तुम्हें हमेशा पैसे मिलते रहेंगे और इस जादुई पर्स के पैसे कभी खत्म भी नहीं होंगे। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई पर्स देने के लिए। लेकिन अब मैंने फैसला किया है, मैं इतनी जालिम औरत के घर और नहीं रह सकती। अब मैं जादुई पर्स की मदद से अपने लिए एक घर लूंगी और अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी जो मेरी सौतेली माँ ने छुड़वा दी है। परी गुनगुन को जादुई पर्स देकर अदृश्य हो जाती है। सुबह होने के बाद गुनगुन अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ देती है और जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसकी मदद से वह अपना एक घर खरीदती है और अपना स्कूल में एडमिशन भी करा लेती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और रानी दोनों गुनगुन को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। तभी उर्मिला कहती है, रानी बेटा, लगता है इस बार हमने जो उस मनहूस को सजा दी हमारे लिए महंगी पड़ गई। मुझे लगा था सर छुपाने के लिए मनहूस के पास घर नहीं है तो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, हमारा अत्याचार सहती रहेगी, लेकिन वह तो घर छोड़कर चली गई। अब समोसे कौन बेचेगा, कौन पैसे कमाएगा, हमारे लिए कौन काम करेगा? हम तो दुविधा में फंस गए बेटा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार करना शुरू कर दिया था। पैसे कमाने वाली मशीन हाथ से निकल गई। अब हमें अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे और पैसे भी खुद ही कमाने पड़ेंगे। हमने उस मनहूस को कहाँ नहीं ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। अब हमारा क्या होगा मम्मी? ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत अफसोस करती हैं और वहीं दूसरी तरफ गुनगुन जादुई पर्स की मदद से गरीब, अनाथ और परेशान लोगों की बहुत मदद कर रही थी और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उर्मिला और रानी को गुनगुन नजर आती है। वह कार में बैठकर कहीं जा रही थी, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी की आँख खुली की खुली रह जाती है। रानी बेटा, देख तो यह मनहूस कितनी बड़ी गाड़ी में जा रही है। इसका मतलब इस गांव में आकर बस गई। पता लगाना होगा इस मनहूस के पास इतना सब कुछ कहां से आया। असल में गुनगुन उदयपुर गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगी थी ताकि वह अपनी सौतेली माँ के साय से बहुत दूर रहे। लेकिन उर्मिला और रानी को गुनगुन के घर का पता चल जाता है और उन्हें जादुई पर्स के बारे में भी पता चल जाता है और एक दिन दोनों माँ बेटी जादुई पर्स चुराकर घर आ जाती हैं। मम्मी, हमारे तो मजे आ गए। इस जादुई पर्स के अंदर जब भी हाथ डालेंगे तो पैसों की बरसात होती रहेगी। अब तो हमारे पास धन दौलत ही धन दौलत होगी और वह मनहूस दोबारा से गरीब हो जाएगी। हम ऐश करेंगे, मजे ही मजे। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जैसे ही उर्मिला जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसके अंदर से पैसे तो नहीं बल्कि सांप निकल कर आते हैं, जो दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह उर्मिला और रानी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और गुनगुन जादुई पर्स की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। अब उसकी जिंदगी में सौतेली माँ और सौतेली बहन का दूर दूर तक साया भी नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में नैना और सुनैना अपनी माँ कलावती के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। कलावती बहुत मेहनत से खेतों में मजदूरी करती थी, तब जाकर वह अपनी दोनों बेटियों को 2 समय का खाना खिला पाती थी। लेकिन धीरे धीरे कलावती की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन अचानक शाम को खेतों से मजदूरी कर कर
घर वापस आती है तो वह बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर नैना और सुनैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कुछ समय बाद कलावती को होश आता है। तभी सुनैना कहती है, क्या माँ, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। मैं कितने दिन से देख रही हूँ आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रह रही है। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नैना सुनैना, मेरी प्यारी बच्चियों, अब डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं रहा। मेरा ऊपर जाने का समय आ गया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम दोनों अकेली नहीं रहोगी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बताती हूँ। पास वाले ही गांव में तुम्हारे पिता अपनी दूसरी पत्नी विनीता और अपने बेटे कृष्णा के साथ रहते हैं। तुम दोनों वहां चली जाना और अपने पिता को अपनी आप बीती बताना। वह इतने भी कठोर नहीं है कि तुम्हें अपने घर में रहने की जगह ना दे। मेरी बच्चियों, एक दूसरे का ख्याल रखना। कलावती बस इतना ही कह पाती है और तभी कलावती की मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद दोनों बहनें बहुत फूट फूट कर रोती हैं। नहीं माँ, हमें आपकी जरूरत है, अपनी आंखें खोलिए। नहीं माँ, आप हमें इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें आपकी जरूरत है। माँ, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। इस तरह दोनों बहनें बहुत फूट फूट कर रोती हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं। अपनी माँ का दाह संस्कार करने के बाद वह अपने पिता के घर जाने के लिए निकल जाती हैं और कुछ ही समय में अपने पिता के घर पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर उन्हें सब बताती हैं। यह सब सुनकर राम प्रकाश को भी दुख होता है, लेकिन विनीता नैना और सुनैना को देखते ही आग बबूला हो जाती है। तभी राम प्रकाश विनीता से कहता है, देखो भाग्यवान, जब तक कलावती जिंदा थी तब तक तो मेरी बेटियां मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब मैं अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। कृपया करके इन्हें इस घर से दूर मत करो। देखो जी, मैं इन दोनों मनहूस लड़कियों को अपने घर में रहने की अनुमति तो दे देती हूँ, लेकिन इन दोनों मनहूस लड़कियों को जिस तरह से मैं रखूंगी इन्हें उसी तरह से रहना होगा। अगर बीच में आपने कुछ बोला और इनके ऊपर फालतू पैसे खर्च किए तो मैं अपने बेटे कृष्णा को लेकर मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, पहले ही सोच लेना। राम प्रकाश विनीता की इस शर्त पर तैयार हो जाता है। तभी नैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप चिंता ना करो, आप हमें जैसे भी रहने के लिए कहेंगी हम वैसे ही रहने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और आज के बाद मुझे माँ कहने की कोशिश भी मत कर लेना। अब खड़ी होकर यहाँ पर बात ही करती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी। स्टोर रूम में गेहूं रखे हैं, वह सारे गेहूं पिसने हैं, उसके बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा। समझ आ रही है? पता नहीं मनहूस लड़कियां कहाँ से आ गई, कब इनसे छुटकारा मिलेगा। नैना और सुनैना चुपचाप स्टोर रूम में चली जाती हैं और स्टोर रूम में जाकर देखती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी गेहूं की बोरियां रखी थीं, जिन्हें देखकर नैना और सुनैना चौंक जाती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी, इतने सारे गेहूं हम दोनों कैसे पीस सकते हैं? और जब तक ये सारे गेहूं नहीं पीस पाएंगे तब तक हमारी सौतेली माँ हमें खाना नहीं देंगी। भूख तो बहुत तेज लगी है दीदी। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, हम कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसके बाद हमें खाना मिल जाएगा। चलो मेरी प्यारी बहन, अब समय बर्बाद नहीं करते। नैना और सुनैना गेहूं पीसना शुरू हो जाती हैं। दोनों बहन बहुत मेहनत से गेहूं पीसती हैं। उनके हाथ में छाले भी निकल आते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती और रात तक सारे गेहूं पीस देती हैं। गेहूं पीसने के बाद सुनैना अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उनसे खाना मांगती है। आपने जितने भी गेहूं दिए थे वह सब पिस चुके हैं, अब आप हमारे हिस्से का खाना दे दीजिए। बहुत तेज भूख लगी है। देखिए, गेहूं पीसने की वजह से हमारे हाथ में छाले भी निकल आए हैं। हो सके तो छालों पे लगाने के लिए दवाई भी दे दीजिए।
इन दोनों मनहूस लड़कियों ने सारे गेहूं पीस दिए। मैंने तो इतने सारे गेहूं इसलिए दिए थे ताकि इतना सारा काम देखकर इस घर को छोड़कर भाग जाएं। अब मैं इन दोनों मनहूस लड़कियों को सूखी रोटी खाने के लिए देती हूँ और जब तक देती रहूंगी जब तक इस घर को छोड़कर भाग नहीं जाती। अगर दोनों मनहूस लड़कियाँ इसी घर में रहती रहीं तो मेरे बेटे की प्रॉपर्टी तो कम हो जाएगी, इन दोनों मनहूस बहनों में बट जाएगी। कुछ तो करना होगा मुझे। ऐसा सोचकर विनीता कल की एक एक सूखी रोटी दोनों बहनों को खाने के लिए दे देती है। दोनों बहनें अपनी किस्मत समझकर उस सूखी रोटी को पानी के सहारे खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। विनीता दोनों बहनों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही थी, लेकिन दोनों बहनें चुपचाप उस अत्याचार को सहन कर रही थी। इन सब से भी जब बात नहीं बनती तो विनीता एक दिन बहुत बड़ा प्लान बनाती है। नैना सब्जी काटने के लिए चाकू लेकर जा रही थी, तभी विनीता कृष्णा को नैना के पास भेजती है और उसके बाद नैना के पास आकर उसको जोर से थप्पड़ मारती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे मेरे बेटे को मार दिया, इसके हाथ में देखो चाकू है। अजी सुनते हो, देखो आपके इकलौते बेटे को मारना चाहती है आपकी दोनों मनहूस बेटियां ताकि सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाए। मैं तो पहले ही मना करती थी कि इन दोनों मनहूसों को अपने घर में नहीं रखते, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा लाडला बेटा, अभी इसे मार देती तुम्हारी बेटियां। ऐसा कहकर बहुत चिल्ला रही थी। राम प्रकाश आकर देखता है तो नैना के हाथ में चाकू और कृष्णा नीचे लेटा हुआ था। यह देखकर राम प्रकाश को भी धोखा हो जाता है कि जैसे नैना कृष्णा को मारना चाहती थी। तभी राम प्रकाश नैना और सुनैना को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी नैना और सुनैना अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पाती और चुपचाप अपने पिता का घर छोड़कर एक जंगल में आ जाती हैं। तभी नैना रोते हुए सुनैना से कहती है, दीदी, हमने अपनी सौतेली माँ का कितना अत्याचार सहन किया। काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए, सूखी रोटी खाते खाते पेट में दर्द हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। हमें अपने घर से धक्के मार कर निकलवा दिया और पिताजी के सामने भी हमें छोटा बना दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे दीदी। ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी सुनैना देखती है कि एक बूढ़ी औरत बहुत सारी लकड़ियां लेकर जा रही है। तभी सुनैना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए कहती है। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बुढ़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियों से बुढ़िया बना दिया और वह मुझसे दिन रात काम करवाती है। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज तक किसी ने मेरी मदद के लिए नहीं कहा। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। उस जादूगरनी के पास मेरा जादुई सोने का गुलाब घर और दूसरा जादुई चांदी का गुलाब घर है। अगर मैं एक एक बार दोनों घर के अंदर जाऊंगी तो मैं अपने पहले रूप में आ जाऊंगी, लेकिन वह लाना बहुत मुश्किल है बेटा। परी जी, आप मुसीबत में हैं और मेरी माँ हमेशा समझाती थी कि हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। नैना और सुनैना परी से ऐसा कहकर जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती हैं और चुपके से पीछे से जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती हैं और उसके बाद उसे बांध देती हैं। तभी जादूगरनी नैना और सुनैना से कहती है, देखो देखो, तुम दोनों बहनें बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगी, इतनी धन दौलत कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन तुम उस बुढ़िया परी को यह जादू सोने और चांदी के गुलाब घर ले जाकर मत दो। मेरी बरसों की मेहनत है, मैंने इन्हें बहुत मेहनत से चुराया है और उस परी को बुढ़िया बनाया है। तुम ऐसा मत करो। चुप कर दुष्ट जादूगरनी, हमें धन दौलत का लालच नहीं है, हम उस परी की मदद करना चाहते हैं। और तू जादू सोने और चांदी के गुलाब घर से इस दुनिया पर राज करना चाहती है ना? हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी देख हम बाहर निकलकर तेरे साथ क्या करते हैं। इस तरह दोनों बहनें बहुत बहादुरी से उस जादूगरनी से जादुई सोने और चांदी के गुलाब घर लेकर बाहर आ जाती हैं
और कुछ समय बाद जादुई सोने और चांदी के गुलाब घर उस बूढ़ी परी को दे देती हैं। जैसे ही वह परी जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर और जादुई चांदी के गुलाब के घर के अंदर कदम रखती है तो वह पहले की तरह बहुत सुंदर परी बन जाती है। और उसके बाद वह दोनों बहनों से कहती है, सच में तुम दोनों बहनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया। तुमने ईमानदारी से जादुई सोने और चांदी का गुलाब घर मुझे लाकर दे दिया। अगर तुम चाहती तो जादूगरनी की बात मान लेती और धन दौलत लेकर मुझे यह जादुई सोने और चांदी के गुलाब घर कभी ना देती। इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हें जादुई सोने का गुलाब घर देती हूँ। इस घर में तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। परी की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और परी को धन्यवाद कहती हैं। कुछ समय बाद जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर चली जाती हैं और वहां जाकर दोनों बहनें देखती हैं तो वहां पर बहुत सारी धन दौलत होती है। यह देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। बिल्कुल दोनों बहनें अब राजकुमारी की तरह अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन नैना और सुनैना गरीब और मजबूर लोगों में खाना बांट रही थी। तभी दोनों बहनें देखती हैं कि विनीता भी उसी लाइन में लगी है। नैना और सुनैना वहां जाकर अपनी सौतेली माँ से पूछती हैं कि वह इस लाइन में क्यों लग रही हैं। तभी विनीता रोते हुए नैना और सुनैना से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मैंने तुम जैसी बेसहारा अनाथ लड़कियों पर इतना अत्याचार किया और जानबूझकर तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया, जिसकी सजा मुझे बहुत अच्छी तरह मिली। तुम्हारे घर से जाने के बाद पहले तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए और उसके बाद मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया। उसके इलाज कराने में घर बार सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं सड़क पर आ गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। माँ, गलती तो हम इंसानों से ही होती है और अगर गलती का पछतावा हो जाए तो उस इंसान को दूसरा मौका दे देना चाहिए। इसलिए हम दोनों बहनों ने तुम्हें माफ कर दिया। आप कृष्णा के साथ हमारे जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर रह सकती हैं। इस तरह नैना और सुनैना अपनी सौतेली माँ को बड़ा दिल करके माफ कर देती हैं और उनके साथ और अपने सौतेले भाई के साथ जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं।